हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी। शर्त लेकिन थी कि यह बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क, हर गली, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि यह सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही, तेरे सीने में ही सही। हो कहीं भी आग, लेकिन आग लगनी चाहिए। कोई जूसा न पी सके किसी का जिस्म गार कर, हम इसीलिए लड़ रहे अपनी सेहत मार कर। इन्हीं लफ्जों के साथ डॉक्टर ओम शंकर, मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट, जिनकी शोहरत और जिनके बारे में उनकी अजमत को बयान करना या उनका तारुफ करवाना कहीं ना कहीं से उनकी शान में गुस्ताखी होगी। इन्हीं लफ्जों के साथ वो आमरण अनशन पे बैठे हैं। आज 16वां दिन है। 9 किलो वजन लॉस हो चुका है, शुगर लेवल डाउन है, ब्लड प्रेशर लेवल डाउन है। डॉक्टर ओम शंकर किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? क्या अपने लिए लड़ रहे हैं? डॉक्टर ओम शंकर क्या मांग रहे हैं? क्या खुद के लिए ताजमहल मांग रहे हैं, या लाल किला मांग रहे हैं, या कुतुब मीनार मांग रहे हैं, या कहीं की रियासत मांग रहे हैं? नहीं हुजूर, जिस रद्दी को आप खरीद करके 300 रुपए महीने देते हैं, वो रद्दी शायद डॉक्टर ओम शंकर को किसी कोने में जगह दे रही होगी। बीएचयू के पूर्व एचओडी, ये लफ्ज में जो है खासतौर से आपका गौर करवाऊंगा, पूर्व एचओडी, क्योंकि कल ही बीएचयू प्रशासन ने उनको निलंबित किया। पूर्व एचओडी कार्डियोलॉजी विभाग के डॉक्टर ओम शंकर इस चीज की लड़ाई लड़ रहे हैं कि आम आवाम जो मरीज बनकर के बीएचयू के अंदर आती है, उनको बेड मुहैया कराया जाए। वो लड़ाई किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? डॉक्टर के गुप्ता। डॉक्टर के गुप्ता का नाम बहुत प्रचलित है और कई बड़े आरोप उनके ऊपर लग चुके हैं, मगर कार्रवाई किस पे होती है? डॉक्टर ओम शंकर पे। वो किसकी लड़ाई लड़ रहे हैं? डॉक्टर ओम शंकर एक मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हैं। जैसे डॉक्टर विवेक शर्मा कभी बीएचयू में हुआ करते थे, बाई नेम मैं बोलता हूं, उन्होंने रिजाइन किया। आज 10 से 20 लाख रुपए महीने की वो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हैं। डॉक्टर ओम शंकर भी कर सकते हैं, उनके पास भी पेशेंट आएंगे। आप भी सोच रहे होंगे ना, आपको इससे क्या मतलब है कि कौन आपकी लड़ाई लड़ रहा है? डॉक्टर ओम शंकर आम आवाम की लड़ाई लड़ रहे हैं। आइए आपको तारुफ करवाते हैं डॉक्टर ओम शंकर से और पूछते हैं कि डॉक्टर साहब की आखिर क्या मांग है, क्यों आपके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? डॉक्टर साहब, पिछले 16 दिन से लगातार आप आमरण अनशन पे हैं। आपकी मेन लड़ाई जद्दोजहद क्या है? मैं कॉलर माइक आपको लगा देता हूं, मेरी आवाज वहां तक जाएगी। मेरी जो मुख्य लड़ाई है वो 3 है। एक है ग्रीन बीएचयू, मतलब हरियाली युक्त बीएचयू। क्लीन बीएचयू मतलब साफ सफाई और प्रशासनिक साफ सफाई। और तीसरा है अपराध मुक्त बीएचयू, यानी करप्शन फ्री बीएचयू। ये 3 लड़ाई है। 3 लड़ाई को इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहली जो लड़ाई है ग्रीन बीएचयू, तो बीएचयू की जो ये इंस्टीट्यूट है, इसकी पहचान थी हरियाली। और वर्तमान के जो कुलपति महोदय हैं, इनके हेरिटेज जो ट्री है, मतलब पेड़ जो है पुराने 100 साल से ज़्यादा पुराने, जो इनकी पहचान है, उनको काट काट कर बेच रहे हैं और उनसे पैसे कमा रहे हैं। तो सबसे वो पेड़ को काट कर पर्यावरण को असंतुलित कर रहे हैं और बीएचयू के कैंपस के अंदर जो शीतलता थी उसको खत्म कर रहे हैं और इनकी पहचान को मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी है क्लीन। तो प्रशासन में बहुत सारी क्लीननेस नहीं है, यानी कि यहाँ जो भी अधिकारी हैं वो अपने मन से काम करते हैं। वो मतलब कोई भी लिखित कानून कायदे को नहीं मानते। वो जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के एक्ट और इंस्टीट्यूट हैं, कानून, उनको वो मानते ही नहीं है। सबसे जब उच्च अधिकारी ही नहीं मानते कुलपति जी, तो दूसरे कैसे मानेंगे? कुलपति जी जब यहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई थी आज से 2.5 साल पहले, तो सबसे पहला कार्य उनको एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाना चाहिए था। एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसी भी कुलपति महोदय के बनने के बाद सबसे पहली प्रक्रिया होती है। आज 2.5 साल के बाद भी उन्होंने इसको नियुक्त नहीं किया है, इनका गठन नहीं किया है। ये ऐसा नहीं है कि गलती से नियुक्त नहीं किया है, ये जानबूझकर नियुक्त नहीं किया है, क्योंकि
घोड़ा को घास खाना होगा तो लगाम के बगैर नहीं, लगाम के साथ नहीं खा पाएगा, उसको लगाम तोड़ना होगा। इसी तरह बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी को उच्चीकृत करने के लिए सरकार द्वारा 1000 करोड़ रुपया दिया गया था, और उसका अगर दुरुपयोग कुलपति महोदय को करना है, उस धन का, उस घास, मतलब उसको घास की तरह कर रहे हैं, कुलपति जी घोड़ा को सिंबलाइज कर रहे हैं, और जो लगाम है वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है जो कुलपति जी के ऊपर लगा रहा था। तो सबसे पहले लगाम को तोड़ दिया उन्होंने। अब जो भी 1000 करोड़ है उसका इन्होंने दुरुपयोग किया। दुरुपयोग कैसे? ऐसे पदों पर लोगों की नियुक्ति की जैसे पद कोई बीएचयू में होती नहीं। दूसरी बात यह है कि जो प्रक्रिया होनी चाहिए थी, या जो यूजीसी नॉर्म या आईओई ग्रांट जिस फंड का ये दुरुपयोग करे उसके हिसाब से, या फिर बीएचयू कानून की तरफ से किसी भी तरीके से उनका एक एडवर्टीजमेंट का नियम है, फिर उसकी योग्यता होती है, फिर रिक्रूटमेंट के लिए उसका स्क्रूटनी होता है, फिर इंटरव्यू होता है, और फिर सारे प्रोसेस के बाद उनकी नियुक्ति होती है। उसके लिए यहाँ जो पद है उनके अपनी अपनी सैलरी पहले से निर्धारित है। ये ऐसे पद पर अपने मनमानी सैलरी कर रहे हैं, से नियुक्त करें अपने लोगों को, जिनका कि कहीं कोई अता पता नहीं है, कोई रिक्रूटमेंट प्रोसेस को फॉलो नहीं कर रहा है। ये सीधा सीधा क्लियर वायलेशन है। तो ऐसा क्लीननेस, ऐसी गर्मियों को बंद करना। दूसरा, अभी भी आदर्श आचार संहिता लगेगी, अभी वो नियुक्तियां कर रहे हैं। ये आदर्श आचार संहिता में वही कार्य किए जाते हैं जो इमरजेंसी है, जिसको रोका नहीं जा सकता। भाई ये नियुक्ति तो एक रेगुलर प्रक्रिया होती है, ये कोई तुरंत रोकने की तो है नहीं कि अभी तुरंत उसको करवा लीजिए। ये 4 तारीख के बाद भी कर सकते थे आप, लेकिन वो बीच में करवा रहे तो कुछ न कुछ घपला जरूर होगा, इसके पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ियों की जरूर उनकी दशा होगी, और उनका सोच होगा इसके प्रति। तो ऐसी चीजों को भी बंद करना। तीसरा क्या है कि यहाँ के जो हृदय विभाग को यहाँ के निदेशक द्वारा चौथे तल्ले नए बिल्डिंग में संपूर्ण और आधा 5वां तल्ला यानी सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में डीन और डायरेक्टर साहब के आदेश से, जो कि संस्थान के सबसे बड़े अधिकारी है, संपूर्ण चौथा तल्ला और आधा 5वां तल्ला हृदय रोगियों को इलाज के लिए आवंटित किया था। उस आदेश को उनके अधीन रहने वाले चिकित्सा अधीक्षक महोदय, जो बनारस हिंदू श्री सुंदर लाल के चिकित्सा अधीक्षक है, पिछले 3 साल से ज्यादा समय से उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। न सिर्फ उन्होंने मानने से इनकार कर दिया, बल्कि इनके इतर जाकर दूसरे विभाग को उन्होंने वो बिस्तर बांट दिए, जिनके लिए पहले से 2 बड़े-बड़े इंस्टीट्यूट यहाँ पर हैं, यानी महामना कैंसर इंस्टीट्यूट और लहरतारा कैंसर इंस्टीट्यूट। जबकि कैंसर आज सबसे बड़ी मौत की वजह नहीं है, वो तीसरी मौत की वजह है। पहली मौत की वजह है हार्ट की बीमारियां, खास करके जब कोविड वैक्सीन के बाद तो लोगों की चलते फिरते मौतें हो रही है। तो उस चलते फिरते मौत में हृदय विभाग को दिए गए 41 बेड को लगातार 2 सालों से ये जो एक ब्लड बैंक के इरेगुलरिटी में अपराधी व्यक्ति हैं, जो चिकित्सा अधीक्षक बने हैं, जिनका ज़्यादा से ज़्यादा कार्यकाल 3 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो 3 साल की कार्यावधि भी वो पूरा कर चुके हैं 6 मई 2024 को, और इसके बाद भी वो पद पर बने हुए हैं। तो इस बीच में रोक के एक सवाल पूछ रहा हूँ, अभी कार्डियोलॉजी विभाग को कितने बेड आवंटित है? अभी पहले जो कार्डियोलॉजी विभाग को आवंटित थे वो 48 थे, और जो कह रहा है ये मानकों से मैं ज्यादा दे रहा हूँ, उसके बाद 47 है, यानी 1 कम, और उससे पहले जो कह रहे थे वो 41, वो और भी कम थे। मतलब अगर इनका 48 की ही बात करते हैं जी, तो कार्डियोलॉजी विभाग को बेड आवंटित है 48 आवंटित नहीं, आवंटित है 89, और यानी इंटायर 4th फ्लोर है जिसमें 90 बेड के आसपास है। 90 बेड में से 89 नहीं, 90 बेड आवंटित होना चाहिए, जो डायरेक्टर साहब का आदेश है, जो डीन साहब का आदेश है, जो कमेटी के आदेश है। और इन्होंने उस 90 बेड में से 41 पर लगातार 2.5 सालों से ताला लगा कर रखा है, जिसकी वजह से 35,000 लोगों को बेड रहते हुए बेड नहीं मिली, और उसमें से हजारों लोगों की जानें चली गई, जिसकी जानें भर्ती कर इलाज कर उन बिस्तरों पर बचाई जा सकती थी। तो इनके अभी जो वर्तमान में होने चाहिए उतने, लेकिन पूर्व में हमारे 48 बेड थे, और अभी तक अब जो अभी नई प्रक्रिया के हिसाब से वो जो कह रहे कि दावा कि मैं ज्यादा दे रहा हूं, तो एक सीट पहले से 41 तो बंद ही है,
एक सीट और घटा दिया है, यानी 42 सीट पर अब हम एडमिशन नहीं कर सकते, जब ये कह रहे हैं कि मानकों से ज्यादा दे रहे हैं। अब मानक क्या है वो भी समझिए। हमारे पास 3 यूनिट है, मानक में भी कम से कम 90 बेड चाहिए, और अस्पताल सिर्फ मानकों के लिए नहीं खोले जाते हैं, इस पर भी निर्भर करता है कि ये कितने बड़े एरिया को अपनी सर्विस दे रहा है, और वो कितने हृदय के और संस्थान है इधर। जैसे ये 6 करोड़ आबादी पर सिर्फ 48 बेड, उस समय जबकि हृदय रोगियों की संख्या पिछले 15 सालों में 25 से 30 गुने बढ़ गई है, और 48 बेड पहले से ही है। और पूरा आंदोलन, ये अस्पताल नया बने, बिस्तर बने, वो पूरी बिल्डिंग हमारी वजह से बने, हमने आंदोलन किए। ये फाक खड़े हुए थे पहले दिन, जो आज कह रहे हैं कि मैं बिस्तर दूंगा और मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। ये आयरनी है, और मैंने ये दुख की बात है, जिसको कोई अधिकार नहीं है, जिसके कोई सहभागिता नहीं है। मेरी पूरी मेहनत है, 14 महीने सस्पेंड रहा उस आंदोलन के लिए, और उसके बाद बने हुए हृदय रोगियों के मरीज के लिए जो बिस्तर दोगुनी होनी थी, अभी भी पहले 41 बंद थी, अब 42 को बंद कर दिया है, और कह रहे हैं कि मैंने ज्यादा सेवा दे दी। 3 यूनिट में शुरू से ही आप एक क्रांति लाने की कोशिश की आपने, जो मतलब चिकित्सा का मेन मूल होता है कि जन सेवा, शुरू से आपने कोशिश किया। इससे पहले भी कार्डियोलॉजी के लिए जो आंदोलन हुआ उसमें सस्पेंशन भी झेला। ये 16 दिन के दरमियान क्या विश्वविद्यालय प्रशासन ने आपसे संपर्क करके वार्ता की कोशिश किया? जी नहीं, कोई भी शुरुआत जिस दिन बैठने वाले थे उससे पहले मिलने गए थे, और उसमें वही अधिकारी गए थे जिनके आदेश की ही लोग कोई मान नहीं रहे, तो फिर उस वार्ता का कोई मतलब ही नहीं था। उसके लिए तो वो अधिकारी वार्ता के लिए थे जो कि सक्षम हैं और जो कुछ कर सकते थे, लेकिन उनके डायरेक्टर साहब गए थे, तो डायरेक्टर साहब के आदेश को तो पहले ही उनके नीचे के चिकित्सा अधीक्षक ने मान्य से इनकार कर दिया। तो अब कुलपति महोदय को वो वार्ता करनी थी, और उस समय जब हमने कहा तो ये 4 दिन छुट्टी पे चले गए, और उसके बाद जब आए तो उसके बाद से कोई वार्ता नहीं की उन्होंने। और जो काम किया वो ये है कि अपने कमियों को छुपाने की कोशिश की, और चिकित्सा अधीक्षक जो हैं उनके भ्रष्टाचार को छुपाने की कोशिश की। यहाँ जो निजीकरण के बाद जो सुविधाएं मरीजों को हो रही है उसको छुपाने की कोशिश की, और आम जनता को बरगलाने की झूठी खबर की ज्यादा तो अभी तो 90 बेड पे ही नहीं पहुंचे। पहले 90 3 यूनिट का आदेश खुद चिकित्सा अधीक्षक के ऑफिस से, कार्यालय से, वो भी कहेंगे तो मैं पेपर अभी दिखा सकता हूँ, तो 3 यूनिट के हिसाब से कम 90 बेड चाहिए हमें पेशेंट के लिए तो, और हर तीसरा बेड अस्पताल का जो अनयूज्ड है वो हृदय विभाग को मिलना चाहिए। तो 90 तो मिनिमम की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो कम से कम कर, इससे कुछ नहीं होना। कम से कम 800 बेड चाहिए अस्पताल में। अभी तो मैं मिनिमम बेड की कह रहा हूँ कि सर 6 करोड़ आबादी में जहाँ लोग चलते फिरते मर रहे हैं, जिनको अस्पताल में नहीं बेड मिलने से बाहर में या तो शोषण के शिकार हो रहे हैं या बिना इलाज की मौतें हो रही है। जो गरीब है वो तो बाहर इलाज ही नहीं करवा सकता, वही मरते हैं, उन्हीं के लिए तो ये अस्पताल है जिसके लिए लड़ रहा हूँ। ये लड़ाई आम आदमी को, गरीबों को सरकारी अस्पताल में बिस्तर दिलवाने की है। यहाँ से जो अपराधी जो चिकित्सा अधीक्षक बनकर बैठे हैं उनके विरुद्ध है, कुलपति जो मनमाने ढंग से अनियमितता फैला रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। ये जब तक इनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है आम जनता को कोई भी लाभ नहीं होगा, और ये जो महामना की जो बगिया है उनको लूट रहा है बैठ के, उनको जड़ से पेड़ काट कर, अनियमितता फैलाकर, अराजकता, प्रशासनिक अराजकता फैलाकर इनके पूरे आदर्शों को ध्वस्त किया जा रहा है। इन सबको बचाने के लिए काशी के पूर्व और अभी के छात्रों को सामने आना चाहिए। और देखिए पूरे आंदोलन को, ये सब हमने जितने भी आंदोलन किए हर को राजनीतिक रंग देकर इसको आम जनता के निगाह से डिफेम करने की कोशिश की है। और आम जनता को ये समझना होगा कि अस्पताल में अपराधी अगर है तो उसमें उसको हटाना में राजनीति कौन सी है, किसकी राजनीति हो सकती है, इसमें क्या राजनीति है? अगर गरीब मरीजों को बेड मिलनी चाहिए तो कौन से जाति, धर्म और पार्टी का मेरे पास नहीं आते इलाज कराने के लिए। तीसरी बात, जब मैं यहाँ आंदोलन कर रहा था, इससे 2 सालों से लगातार मैंने वीसी साहब को पत्र लिखा उस पर कार्रवाई करने, तो क्या वीसी साहब किसी राजनीतिक पार्टी के हैं? मैंने यहाँ के चिकित्सा अधीक्षक निदेशक महोदय को लिखा तो क्या वो राजनीतिक पार्टी के हैं? मैंने रजिस्ट्रार साहब को पत्र लिखा तो क्या राजनीतिक पार्टी के हैं? मैंने राष्ट्रपति महोदया को लिखा तो क्या वो राजनीतिक पार्टी के हैं? तो यहाँ फिर से जब बैठने जा रहा था उससे पहले ना सिर्फ इन लोगों को 10 दिन पहले मैंने सूचना दी, बल्कि उसके अलावा मैं
यहाँ के प्रधानमंत्री महोदय और जो कि सांसद भी हैं उनको पत्र लिखा, तो मैं कौन से पार्टी की कर रहा हूँ, किस पार्टी के लिए, ये कौन से पार्टी का यहाँ स्पेशल बेड दिलवाना चाह रहा हूँ। अच्छा, ये कौन लोग आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप राजनीतिक से प्रेरित? यही वही लोग जो अपराधी हैं, जो अपनी आप को, प्रधानमंत्री जी के दिमाग में ये गलत सूचनाएं दे रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, क्योंकि वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि मैं अपराधी हूं और मैं आपको नुकसान कर रहा हूँ। भाई जो आप यहाँ के जो आप मांग कर रहे हैं, इसमें कहीं ये तो आवाम की ये मांग, यही तो मैं पूछ रहा तो है नहीं कि हूँ। आप अपने लिए जो है कोई राजनीति मांग रहे हैं, यही बात या है, फिर कोई महल मांग रहे हैं कि आप वही कर रहे हैं। ना तो कहीं टिकट मांग रहा हूँ मैं, नहीं आप टिकट मांग रहे हैं। कि मुझे टिकट नहीं दियो इसलिए मैं आंदोलन कर रहा हूँ, अपने लिए तो कुछ मांग ही नहीं रहा हूँ। जनता के लिए अस्पताल में टिकट मांग रहा हूँ। अगर ये राजनीति है तो जरूर कर रहा हूँ मैं, और आप अगर नहीं कर रहे यह राजनीति तो आप अपराध करें। किसी विधायक ने भी बीजेपी के संपर्क करने की आपसे कोशिश नहीं किया? कोई विधायक नहीं, हमने तो उल्टे, हाँ, एक बीजेपी के कुछ महिला मोर्चा की सदस्य आई थी शुरुआत में जब मैं बैठा था, उसके बाद फिर वो लोग भी नहीं आए। और यहाँ के जो जिला अध्यक्ष हैं वो लंका गेट तक आए, लेकिन वहां से फिर भाग गए, क्योंकि वो सब डरे हुए हैं। और सबको इन लोगों का मतलब खास करके जो कुलपति महोदय हैं और जो चिकित्सा अधीक्षक हैं, ये अपने अपराध को छुपाने के लिए इसको एक पार्टी और दूसरे पार्टी की के नजरिए से उनको चश्मा, प्रधानमंत्री को चश्मा लगाकर दिखवाते हैं, सियासी चश्मे से दिखा रहे ताकि वो हमारी तरफ अलग निगाह से देखे और वो उस चादर ओढ़कर अपने आप को छुप जाए, उसमें अपने अपराध को बचा ले। यानी कि यहाँ जो भ्रष्टाचार लूट मचाए हुए हैं उसका अपराध उसके अंदर छुप जाए। इससे पहले आपने जब आंदोलन किया था तो मीडिया का आपको साथ मिला था? नहीं, मीडिया का इस बार भी साथ मिला, और जितने भी आंदोलन किए हैं हर बार साथ मिला, क्योंकि मीडिया के जो लोग हैं वो हम जब भी देखिए आंदोलन करते तो हमारे पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स होते हैं। मैं आपको भी डॉक्यूमेंट दूंगा, कहीं अभी मेरे डॉक्यूमेंट आपको दिखाता हूँ, और इस बार भी दिया, पिछले बार भी दिया, उससे पहले हर बार डॉक्यूमेंट, क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और जिम्मेदार पद पर बैठा हूँ, तो मैं कोई ऐसी हल्की चीजें नहीं कर सकता। सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक बात कहता हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कि चिकित्सा अधीक्षक जो है अपराधी हैं, मैं कह रहा हूँ कि कुलपति अपराधी हैं, जाके मेरे अगेंस्ट एफआईआर करें। अच्छा, क्या रीजन है कि लगता है कि मतलब सब कुछ हो जाएगा साहब, हम के गुप्ता को नहीं हटाएंगे, ऐसा कौन सा कारण हो सकता है? क्योंकि वो भ्रष्टाचारी हैं और दूसरे उसके साथ भ्रष्टाचार में संलिप्त हैं। सीधा सवाल है, उसमें सीधी जवाब है। और प्रधानमंत्री जी को ये समझना चाहिए कि ये आपके नाम को बदनाम कर रहे बैठ के, और पार्टी का रंग देकर, ये सब पार्टी का रंग एक बार पहले भी देखा, हमारे विरुद्ध में जांच करवाए थे और 2 साल तक रिटायर्ड जज साहब ने जांच की, एक भी प्रूफ नहीं मिला उनको। जैसे क्या है कि मेरी अपनी मैं अभिव्यक्ति की आजादी है, मुझे जब जो सही लगता है वो लिख देता हूँ, जब मुझे कोई गलत लिखता है वो लिख देता हूँ। मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखे तो उसमें 1000 चीजें उनके पक्ष में लिखा, एक चीज विपक्ष में लिख दिया तो वो कहेंगे नहीं ये पार्टी ने, दूसरा पार्टी के विपक्ष में जगह तो नहीं ये भाजपा का है, भाजपा कहेगा कांग्रेस का है, कांग्रेस कहेगा सपा का है, सपा कहेगा बसपा का है। ये हमारे लिए पहचान है कि मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ। इससे ज्यादा मैं कोई भी सबूत नहीं दे सकता। नहीं विश्वास हो तो मेरे फेसबुक पेज को उलट दे, आपको हर जगह दिखेगा, कभी भाजपा वाला गाली दे रहे होंगे, कभी कांग्रेस के दे रहे होंगे, कभी सपा के, कभी बसपा के। इससे ज्यादा कोई प्रूफ नहीं दे सकता। जो गलत है उसके विरुद्ध लिखता हूँ। दोस्तों, ये है एक चिकित्सक की, एक कार्डियोलॉजिस्ट की जमीनी लड़ाई। ये चिकित्सक, ये कार्डियोलॉजिस्ट आपके लिए जमीन पे लेट करके लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर आपकी कितनी दुआएं इनके साथ हैं ये तो हमारे कमेंट बॉक्स में नजर आएगा। जुड़े रहे आप हमारे साथ। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।